हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथ ही आज है 12 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल्स समझाई गई है। आज के दिन से टॉप 10 जो करंट अफेयर बन सकते हैं उनको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल वाला रिविजन करेंगे। कल हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिविजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय शहर एशिया का सबसे खुशहाल शहर बना है मुंबई। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया यूएमआई सम्मेलन ये आयोजित किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। मालाबार एक्सरसाइज का 28वां संस्करण शुरू हो चुका है। $100 बिलियन का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप क्रॉस करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है एसबीआई। और स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, चाइना और अमेरिका के बाद। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। और आईसीए वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 सहकारी संस्थाएं भारत की रहीं। नंबर 1 पर रहा अमूल और नंबर 2 पर रहा इफ्को। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा हाल ही में मिनटमैन 3 नाम की आईसीबीएम यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर का वैश्विक उपयोग में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले देशों में भारत टॉप पर है। और ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी अपडेट होती है, जैसे कि अभी वीडियो कितनी देर में आएगी, वीडियो कब आएगी, आज आएगी कि नहीं आएगी, ये सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दिया करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, ठीक है, जिससे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया या मनाया जाता है? तो देखिए, 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस। एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले निमोनिया दिवस के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड निमोनिया डे या विश्व निमोनिया दिवस, ये निमोनिया जो रोग होता है उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। निमोनिया श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ एक रोग है, फेफड़े से जुड़ा हुआ एक रोग है और ये श्वसन संबंधी संक्रमण की वजह से फैलता है। आपको याद होगा जब कोविड आया था शुरुआत में, तो कोविड को भी एक सब लोग अननोन निमोनिया बता रहे थे कि एक अभी निमोनिया टाइप का कुछ संक्रमण फैल रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है शुरुआती टाइम पर, जब डिटेक्ट नहीं हो पाया था कि हाँ ये कोरोना वायरस ही है। तो निमोनिया के टाइप के ही लक्षण उसको भी दिख रहे थे, है ना। तो श्वसन संबंधी ये भी होता है, खांसी जुकाम इसमें ज़्यादा हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, ठीक वैसे जैसे कोविड टाइम पर कोरोना में हो रहा था। तो निमोनिया दिवस जो है बाल जीवन रक्षा थीम के साथ इस बार मनाया जा रहा है। इसका संक्रमण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा रहता है। 2009 से WHO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी इस दिवस को मनाए जाने की, ठीक है। अब दूसरे दिवस पर आते हैं, लोक सेवा प्रसारण दिवस या कहें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये 12 नवंबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की याद में, क्योंकि 12 नवंबर के ही दिन 1947 में 1947 में जब देश आज़ाद हो चुका था अगस्त में, 15 अगस्त को, फिर सितंबर छोड़ो, अक्टूबर छोड़ो, नवंबर में यहाँ पर उस टाइम पर महात्मा गांधी जी गए देश को संबोधित करने। तो उस टाइम पर तो टेलीविज़न था नहीं कि भाइयों बहनों का कर आ जाते, उस टाइम पर था रेडियो। तो ये गए ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, जो कि अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है, उसके स्टूडियो में गए और वहाँ पर इन्होंने पहली बार स्पीच दी। तो पहली यात्रा और आखिरी यात्रा इनकी रही, क्योंकि उसके बाद 1948 में आप जानते हो 30 जनवरी को ही इनकी हत्या कर दी गई थी। अगले ही साल कुछ ही महीनों में, 2 महीने बाद, है ना, जैसे नवंबर की बात हो रही, फिर दिसंबर छोड़ो, जनवरी में 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। तो पहली और आखिरी यात्रा की याद में यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा मनाया जाना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला, निम्न में से किस देश में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या कहीं COP30 शुरू हुआ? तो COP30 ये आयोजित इस बार ब्राज़ील में होना था। मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो 10 नवंबर से ये 21 नवंबर तक चलेगा COP30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 30वां सम्मेलन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ UN की, ये जो क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के है। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
कई सेक्टर को लेकर के अलग अलग समय पर आयोजित की जाती है। ये COP30 जो है ये सबसे पुराना वाला है जलवायु परिवर्तन को लेकर के UN का, और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रखता है। तो 10 से 21 नवंबर तक ये बेलम में हो रहा है, बेलम ब्राज़ील में हो रहा है, और इस बार इसकी अध्यक्षता जो है कार्यान्वयन और अनुकूलन का COP करके ब्राज़ील कर रहा है। 2015 के पेरिस जो समझौता हुआ था ना, मैंने आपको बताया था कि 2024 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उसमें डिसाइड किया गया था लक्ष्य कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है, वैश्विक तापमान। तो ये पेरिस जलवायु समझौते में डिसाइड हुआ था 2015 में। 2015 में COP21 था उस टाइम पर। कौन सा था? COP21। ये याद रखना, बड़ा पूछा जाता है क्योंकि इसमें ही सब कुछ निकल करके आया था। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसी की देन है, पेरिस जलवायु समझौता इसी की देन है ना, तो ये याद रखना। तो अभी बार वाले में लक्ष्य यही है कि जो पेरिस जलवायु समझौते में डिसाइड हुआ था वही लक्ष्य को कंटिन्यू किया जाए और वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत रखा जाए। अच्छा, इसी पेरिस जलवायु समझौता में ये भी बताया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो अभी रखेंगे, लेकिन 2050 तक हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहेंगे, है ना। मतलब अगर 2050 तक बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा ही, है ना। तो 2050 तक अगर बढ़ते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहें, ऐसा काम किया जाए। ऐसा क्या काम करोगे कि इसके अंदर रहोगे, या कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे, मेंटेन करोगे? तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करके। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगी, यानी पृथ्वी का वैश्विक तापमान कैसे कम होगा? तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि भाई कार्बन का एमिशन कम कर दो, क्योंकि कार्बन ज़्यादा एमिशन होगा तो ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे द्वीप देश हैं वो डूब जाएंगे, बहुत सारे द्वीप डूब जाएंगे, वनस्पतियों को नुकसान होगा। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। मौसमी जो घटनाएं होती हैं वो उथल पुथल हो जाएंगी, कभी पता लग रहा है नवंबर में बारिश हो रही है, कभी पता लग रहा है दिसंबर में बारिश हो रही है, भगवान भी मजाक करना शुरू कर देंगे, है ना। तो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, जलवायु का जो चक्र चलता है, चक्रण, वो सब अस्त व्यस्त हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसीलिए कार्बन एमिशन कम करो, ठीक है। खैर, तो ये है फिलहाल, अब तो ये कागज़ों में ही है। यहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, ऊपर से कह रहे हैं कि अब तो हम न्यूक्लियर टेस्ट भी करेंगे, सब कर रहे हैं अब हम भी करेंगे। सब पूरी दुनिया होड़ में मच गई है अब न्यूक्लियर टेस्ट के। रूस करना शुरू कर दिया, इन्होंने करना शुरू कर दिया, दुनिया भर में वार वैसे ही छिड़ी थी। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर के लिए एमिशन तो यही हो रहा है ना। और बाद में कहेंगे फिर दिवाली पटाखे न जलाओ। 17 से 19 दिसंबर 2025 तक दूसरे WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा 17 से 19 दिसंबर को, यानी अगले महीने किया जाएगा। WHO की पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो अपना कन्वेंशन सेंटर है जहां पर G20 होस्ट किया था इंडिया ने 2023 में, वहीं पर ये भी होगा। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर। तो चूंकि हम लोग पारंपरिक चिकित्सा पर बहुत ज़्यादा मतलब इसके प्रचारक भी हैं, हम लोग इंडिया की ही देन है। आयुष अपने यहाँ मंत्रालय भी है एक, आयुष आप जानते हो, आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी, ये भारत इसके लिए बाकायदे एक मंत्रालय रखा हुआ है। तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को यहाँ पर और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। आयोजनकर्ता होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय भारत के। इस बार की थीम रखी गई है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, ठीक है जी। तो 7,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि देश भर से यहाँ पर शामिल होंगे। अगला, बाकी WHO के बारे में तो आप जानते हो ना, बेसिक मैं बता दे रहा हूँ फिर से। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी होती 7 अप्रैल को 1948 में, और इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी याद रखना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और टेड्रोस चाचा इसके हैं अध्यक्ष, टेड्रोस एधनोम, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल में निम्न में से किस स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई, यानी स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना बनाई गई? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है ना नई दिल्ली का,
इसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स टाइप में विकसित किया जाएगा, स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। स्पोर्ट सिटी क्या होता है? स्पोर्ट सिटी, जैसे आप सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव सुने होंगे अहमदाबाद वाला, वो स्पोर्ट इनक्लेव है जिसके अंतर्गत हर प्रकार के लगभग जितने भी ओलंपिक्स वगैरह में गेम खेले जाते हैं उन सभी के कोर्ट, सभी के मैदान, सभी के प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं। ऐसे ही स्पोर्ट सिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी विकसित किया जाएगा। मतलब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो अभी 1, 2, 4 ही खेलों के लिए जाना जाता था, इसको अब स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें सारी सुविधाएं होंगी जो हर प्रकार के खेलों को यहाँ पर करेंगी, मैनेज, आयोजित करेंगी। साथ ही साथ में स्पोर्ट्स सिटी है तो यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन अगर आते हैं तो उनको रहने की भी व्यवस्था, वो भी यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी और थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट करने की, इसके अलावा बाकी भी चीज़ें जो होंगी और भी जो खेलों से रिलेटेड स्टेडियम्स होंगे वो सब यहाँ पर, मतलब ओवरऑल पूरा स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मौजूदा जो स्पोर्ट स्टेडियम परिसर है इसको तोड़ करके 102 एकड़ के क्षेत्र में एक अत्याधुनिक और मल्टी स्पोर्ट सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों हम लोग 2036 को टारगेट कर रहे हैं कि 2036 वाला ओलंपिक मेज़बानी मिल जाए। तो एक अहमदाबाद में तो हम लोगों ने प्लेस बना रखा है, अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट कॉन्क्लेव के अंतर्गत, जिसके आप सोचो सरदार पटेल स्पोर्ट कॉन्क्लेव इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो क्रिकेट का स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा, और वो भी एक हिस्सा मात्र है सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव का। सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव में और भी बाकी गेमों के भी यहाँ प्लेग्राउंड तैयार किए गए हैं। लेकिन वन सिटी इज़ नॉट इनफ। हम लोग अगर ओलंपिक आयोजित करने जा रहे हैं तो हम लोग को एक और ऑप्शन बनाना होगा। इसलिए अब दिल्ली में भी ऐसा विकसित किया जा रहा है। जब 2 से ज़्यादा शहर हो जाएंगे तो ओलंपिक में एक साथ ओलंपिक दोनों जगहों पर आयोजित हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे गेम होते हैं ओलंपिक में, आप जानते हो। तो बहुत सारे गेम वहाँ हो रहे होंगे, कुछ सारे गेम यहाँ हो रहे होंगे। तो इस हिसाब से हम लोग दुनिया को दिखा पाएंगे, खास करके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिखा पाएंगे कि हाँ हम तैयार हैं, अब मेज़बानी हमें दे दो। ठीक है जी, चलिए अगला। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो मैत्री होता है ये भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, और मित्र शक्ति जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ये बात याद रखना। तो भारत और श्रीलंका के बीच में 2025 का ये एक्सरसाइज मैत्र शक्ति शुरू हुआ है, और ये बेलगावी कर्नाटक में हो रहा है, भारत में। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोड में 11वां इस बार का संस्करण है। 10 नवंबर से शुरू हो चुका है, 23 नवंबर तक ये चलेगा। भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है, उसके 170 कर्मी हैं। श्रीलंका की तरफ से गजबा रेजिमेंट, उसके 135 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मित्र शक्ति की शुरुआत 2013 से हुई थी। ठीक है जी, चलिए अगला। अच्छा, एक और जरूरी बात, अक्टूबर महीने की ई बुक आ चुकी है। हमारी ई बुक जो होती है उसमें 350 क्वेश्चन होते हैं, ये पूरे महीने भर के होते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक डिटेल जानकारी के साथ होते हैं। कोई भी फर्जी लाइन उसमें नहीं मिलेगी आपको, टू द पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट वहाँ पर लाइन रहती है। क्वेश्चन आंसर माध्यम में रहते हैं और चैप्टर वाइज रहता है हर एक चीज़ का। तो पूरे महीने का यहाँ पर निचोड़ आपको मिल जाता है, और इसीलिए हमारी ई बुक सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आप जो है इस ई बुक को जा करके ले सकते हो। MZT ऐप पर आपको ये ई बुक मिल जाएगी मात्र 20 रेट्स में। ठीक है जी, तो इसको आप ले सकते हो। आप MZT ऐप पर जो वीडियो कोर्स वाली जो वीडियो की प्रॉब्लम आ रही थी वो इशू सॉल्व कर लिया गया है। जिन लोगों में वीडियो नहीं चल रहा था अपडेट कर लीजिए, अब नया अपडेट आ चुका है और सभी में अब वीडियो चलने लगेगा। ठीक है ना। एक्चुअली में यूट्यूब ने, जो लोग यूट्यूब का प्लेयर लगवाए थे अपने अपने वीडियो कोर्सेज में, सभी में ऐसी प्रॉब्लम आई थी। यूट्यूब ने एक नया अपडेट डाल दिया था, API चेंज कर दिया था, उसी के चक्कर में 3 लाख रुपए खर्च हो गए, है ना। तो इसलिए, लेकिन अब फिलहाल यहाँ व्यवस्थित कर दिया गया है और आप लोग के लिए हम लोग हमेशा से तत्पर रहे ही, तो चाहे जितने ही खर्चे होंगे, लेकिन ये भी जान लो कि वीडियो कोर्स का प्राइस बढ़ने ही वाला है। खैर, आप लोग फ़िलहाल जो लोग ले चुके हैं वो लोग एंजॉय करिए, उनके लिए तो वही प्राइस में पा गए हो आप। आगे, हाल ही में किसको उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है फ्लैश के लिए। किसे? ये मिला है इस बार डेविड स्लिजले को। डेविड स्लिजले आप देख सकते हो, ये अवार्डेड फॉर 2025 बुकर प्राइज, इनके नॉवेल फ्लैश के लिए।
फ्लैश नाम का इनका नॉवेल है, ये नॉवेल आपको दिख रहा है, इसके लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार बहुत पुराना पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 1969 से शुरू हुआ है, 1969 से। आप समझो 1969 में ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है जी। तो खैर सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 में जीता था। 2025 में बुकर पुरस्कार डेविड सिलिजरे को मिला है। तो 2024-25 दोनों याद रखना, क्योंकि कई बार होता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जामिनर क्वेश्चन इस बार का ना पूछ करके पिछले साल का पूछ लिया, 2024 का पूछ लिया, इसलिए 2024 वाला याद रखना, ऑर्बिटल इस वाला फ्लैश। ठीक है जी। तो 50,000 पाउंड का ये पुरस्कार मिला हुआ है। ये सिलेजरे इससे पहले भी एक बार नॉमिनेट हो चुके हैं 2016 में, लेकिन पाए नहीं थे। न्यूयॉर्क शहर के अगले मेयर के रूप में कौन चुने गए? मैंने आपसे वादा किया था 2 दिन पहले कि न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चे में यही रहे हैं। नाम है इनका जोहरान ममदानी। इनको देखा जा रहा है नेक्स्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट ऑफ अमेरिका के रूप में। इनको अमेरिका अपना भविष्य के रूप में देख रहा है, क्योंकि ये सबसे युवा हैं और बहुत तेज़ी से पॉपुलर हैं अमेरिका में। न्यूयॉर्क में इन्होंने 10 लाख वोटों के अंतर से जीता हुआ है मेयर का चुनाव। जैसे अपने यहाँ होता है, आप समझ लो जैसे मुख्यमंत्री टाइप का होता है, वैसे ही वहाँ पर मेयर होते हैं। ठीक है, तो या गवर्नर कह लो। तो फिर इन्होंने अभी न्यूयॉर्क में मेयर का जो चुनाव हुआ उसको जीत लिया है और बहुत ही भारी अंतर से जीता है। इन्होंने जो अपने अपोनेंट जो वर्तमान में थे एंड्रयू क्यूओम, जो कि रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे, रिपब्लिकन मतलब समझ रहे हो ट्रंप वाली पार्टी के, उनको इन्होंने हराया है और इतनी बुरी तरीके से हराया है कि ये इतिहास बना लिए हैं। 1 जनवरी 2026 से अपना पद ग्रहण करेंगे। 4 साल का इनका भी कार्यकाल होता है। आप जानते हो वहाँ पे प्रेसिडेंट हो चाहे मेयर हो, सबका कार्यकाल 4 साल का ही होता है। ये बन गए हैं न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले साउथ एशियाई मूल के मेयर। ठीक है, न्यूयॉर्क के, और सबसे कम उम्र के भी मेयर बन गए हैं पिछले 100 सालों के इतिहास में। इसीलिए इनको फ्यूचर ऑफ अमेरिका देखा जा रहा है कि अगले हो सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये बने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में खड़े हों और हो सकता है जीत भी जाएं। अगला, नवंबर 2025 में निम्न में से किस कंपनी का अगला सीएमडी दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया? तो दीपक गुप्ता बन गए हैं गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ, या कहें चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, गेल जो है ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस दीपक दत्ता इसके बनेंगे नए चेयरपर्सन। तो दीपक दत्ता को यहाँ पर दिख रहे हैं, सीएमडी होने वाले हैं और ये 1 मार्च 2026 से अपना कार्यभार संभालेंगे। तब तक कौन है? तब तक अभी वर्तमान में संदीप कुमार गुप्ता हैं। गुप्ता जी ये भी हैं, गुप्ता जी ये भी हैं। तो संदीप कुमार गुप्ता अभी हैं, इनकी जगह पर आएंगे 1 मार्च 2026 से दीपक गुप्ता। गेल की स्थापना हुई थी तो 1984 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की यात्रा करने वाली ये बन गई हैं पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अभी अंगोला की यात्रा पर गई हुई हैं और अंगोला की यात्रा करने वाली ये बन गई हैं पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष, या कहें पहली भारतीय प्रेसिडेंट। इन्होंने अंगोला और एक और कंट्री है बोत्सवाना, दोनों की यात्रा करने के लिए निकल चुकी हैं और अब तो दोनों कंप्लीट आज भी हो जाएगी, है ना। तो दोनों की देशों की यात्रा ये की हुई है और जो कि हिस्टोरिक है, आज तक किसी भी भारतीय प्रेसिडेंट ने अंगोला की यात्रा नहीं की थी। तो 8 नवंबर 2025 को 6 दिवसीय यात्रा इन्होंने शुरू की अपनी। फिर ये पहले तो अंगोला की राजधानी लुआंडा गई और उसके बाद से फिर ये बोत्सवाना गई। ठीक है, तो दोनों की ये यात्रा हुई है इनकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था अभी कुछ दिन पहले ही कि 2 फाइटर प्लेन, एक तो सुखोई और एक राफेल उड़ाने वाली ये पहली प्रेसिडेंट बनी थी और सुखोई 30 MKI भी इन्होंने उड़ाया और इस हिसाब से ये 2 फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भी भारत की पहली प्रेसिडेंट बन गई हैं। ठीक है, खैर अंगोला की बात करें तो लुआंडा इसकी राजधानी होती है, अंगोलन क्वांजा इसकी मुद्रा होती है। महामहिम जुआवो मैनुअल गोसाल्वेस लोरेंको ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, अफ्रीकी कंट्री है। ठीक है, अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि भाई हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये अब मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा पा चुकी है।
आप ये देख सकते हो, द हिंदू का आर्टिकल है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा अनाउंस किया गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, मतलब ऐसी कंपनियां, ऐसी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जिसमें कम से कम 50% से ज़्यादा होल्डिंग जो है वो भारत सरकार की होती है, वो PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है। तो ऐसी कंपनियों में अगर टॉप की जो कंपनियां होती हैं उनको भारत सरकार उनकी सुविधा के अनुसार 4 प्रकार की कैटेगरी में बांटती है। एक मिनी रत्न कैटेगरी 1, फिर मिनी रत्न कैटेगरी 2, फिर उसके बाद फिर नवरत्न, फिर उसके बाद आती है महारत्न। महारत्न सबसे टॉप वाली होती है, ठीक है ना। तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 की अभी श्रेणी में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को शामिल कर लिया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये अभी एक सार्वजनिक क्षेत्र की ये तो शिपिंग कंपनी है ही। सिंधिया शिपयार्ड के रूप में यह स्थापित हुई थी शुरुआत में। इसका निर्माण उद्योगपति बालचंद हीराचंद ने सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के एक भाग के रूप में किया था। आज ये हो गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, क्योंकि भारत सरकार के स्वामित्व के अंदर अब आ गई है। तो खैर नई दिल्ली में अब इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिल गया हुआ है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अब आंसर बताइए जो आज मैं पूछे जा रहा हूँ। लेकिन पहले कल वाला आंसर जान लीजिए जो मैंने पूछा था आपसे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 अधिवेशन में। मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों मूल्यों के लिए प्राप्त है भारत का, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। आज आपको बताना है SBI की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप बताइए, ऑप्शन में कंफ्यूजन प्रयास किया गया है डालने का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती कौन से दिवस मनाई जाती है? मतलब इनकी जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन ऑप्शन आपको बहुत ही केयरफुली देखना है, उसके बाद आंसर करना है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।